यह कहानी एक लालची व्यापारी मोस्टली बीम से सैड शुरू स्टोरी। होती है। वह जानवरों को पकड़कर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यह कहानी एक लालची व्यापारी बीमस्ले से शुरू होती है। वह जानवरों को पकड़कर नीलामी में बेचकर अपनी आजीविका चलाता है। एक दिन बीमस्ले एक छोटे से किसान गांव में आता है और घोषणा करता है कि बुवाई का मौसम शुरू हो गया है। वह गांव वालों का मजाक उड़ाता है, कहता है कि उनके जानवर कमजोर, मूर्ख और असली खेती के काम के लिए बेकार हैं। फिर वह गर्व से अपना समाधान दिखाता है। बीमस्ले उन्हें थॉरीफेंट नाम की एक अजीब और दुर्लभ प्रजाति दिखाता है जिनकी एक चौंकाने वाली क्षमता है। वे इंसानों की तरह बोल सकते हैं। गांव वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जैसे ही थॉरीफेंट बोलते हैं, सभी अविश्वास में देखते हैं। बीमस्ले दावा करता है कि ये जानवर बेहद मजबूत हैं और खेती के काम के लिए परफेक्ट हैं। जल्द ही गांव वाले उत्साह से बोली लगाने लगते हैं। पहली बिक्री एक छोटे थॉरीफेंट की होती है जो $800 में किसान साइमन को बिकता है। उस युवा थॉरीफेंट का नाम मोस्ले है। मोस्ले को ले जाते समय वह दुखी हो जाता है। वह अपनी माँ को पुकारता है, लेकिन माँ कुछ नहीं कर सकती। 25 साल बाद मोस्ले अब पूरी तरह बड़ा हो चुका है। वह अपनी पत्नी बेरा और उनके छोटे बेटे रू के साथ रहता है। हर सुबह मोस्ले जल्दी उठता है, हल तैयार करता है और अपने मालिक साइमन को जगाता है। फिर वह पूरा दिन खेतों में काम करता है, बिना रुके भारी बोझ खींचता है। एक दोपहर बीमस्ले फिर लौटता है, इस बार अपने साथी स्कैंक और ओली के साथ। ऑफ सीजन में बीमस्ले किसानों को संदिग्ध दवाइयां बेचता है। उसके साथ एक बूढ़ा थॉरीफेंट टर्पिन है जो बीमस्ले के लिए भारी बोझ ढोता है। मोस्ले और रू टर्पिन को देखकर खुश होते हैं क्योंकि मोस्ले उसे बचपन से जानता है। बीमस्ले अपनी दवा साइमन को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन साइमन को शक होता है। वह बीमस्ले से सीधे पूछता है कि वह सच में क्यों आया है। बीमस्ले आखिरकार सच बताता है। रू अब तेजी से बड़ा हो रहा है और नीलामी के लिए तैयार है। साइमन तुरंत मना कर देता है। बीमस्ले कहता है कि साइमन को व्यापारी की तरह सोचना चाहिए। वह खेत के पास की जमीन रू के बदले ऑफर करता है। ये सुनकर मोस्ले साइमन के पास दौड़ता है और समझाने की कोशिश करता है कि पास की जमीन बेकार है, पत्थरों और पेड़ की जड़ों से भरी हुई। बीमस्ले और उसके आदमी क्रूरता से हंसते हैं। साइमन का मजाक उड़ाते हैं कि वह एक जानवर की बात सुन रहा है। गुस्से में साइमन मोस्ले पर पत्थर से वार करता है। चोट और अपमानित होकर मोस्ले चला जाता है। उस रात बेरा मोस्ले को बताती है कि वह गर्भवती है। सब कुछ के बावजूद मोस्ले खुश महसूस करता है। लंबे दिन की थकान से वह सोने के लिए लेट जाता है। बाद में रू उसके पास उत्साह से आता है। वह मोस्ले को बताता है कि उसने एक छिपी हुई गुफा खोजी है और उसे दिखाना चाहता है। मोस्ले मना करता है, कहता है कि वह बहुत थका है और सुबह जल्दी काम है। लेकिन फिर रू कुछ चौंकाने वाला कहता है। गुफा के अंदर उसने हम जैसे जीवों की चित्रकारी देखी जिनके हाथ इंसानों जैसे थे। आश्चर्यचकित होकर मोस्ले जाने को राजी हो जाता है। वे जंगल में साथ जाते हैं। जुगनू प्रकट होते हैं और रू को गुफा की ओर ले जाते हैं। प्रवेश भूमिगत छिपा हुआ है। वे फिसलते हुए गुफा में गिरते हैं। अंदर वे प्राचीन चित्र देखते हैं जहाँ थॉरीफेंट दो पैरों पर सीधे खड़े हैं और हाथों से काम करते हैं। इन जीवों को अपराइट्स कहा जाता है। मोस्ले स्तब्ध रह जाता है। ये थॉरीफेंट सीधे खड़े होकर हाथों से काम और सृजन करते थे। रू अपने पिता को और अंदर ले जाता है, लेकिन रास्ता अंधेरा हो जाता है। रू रुकता है और मानता है कि उसे डर लग रहा है। जुगनू आगे नहीं जाते। रू अपने पिता से एक गहरा सवाल पूछता है, क्या अपराइट्स असली थे या सिर्फ कल्पना? मोस्ले को अपना बचपन याद आता है। उसे याद है कि टर्पिन ने ऐसे ही चित्र बनाए थे और अतीत की कहानियां सुनाई थीं। बहुत पहले थॉरीफेंट दो परिवारों में बंट गए थे। एक परिवार इंसानों की क्रूरता से बचने उत्तर चला गया। जो रह गए उन्हें गुलाम बनाकर जानवरों जैसा काम करवाया गया। उनकी पीठ झुक गई, हाथ कमजोर होकर गायब हो गए और अंत में पैरों का हिस्सा बन गए। इसी तरह थॉरीफेंट अपनी असली पहचान खो बैठे। अगर अपराइट्स असली थे तो उन्होंने हमें बचाने क्यों नहीं आए? टर्पिन बताता था कि अपराइट्स मानते हैं कि वे आखिरी बचे थॉरीफेंट हैं। कुछ थॉरीफेंट अभी भी विश्वास करते हैं कि एक दिन अपराइट्स लौटकर उन्हें बचाएंगे, लेकिन उस उम्मीद के सच होने से पहले बीमस्ले के आदमी और शिकारी वॉरफील्ड आ गए। उन्होंने हर छिपे थॉरीफेंट को पकड़कर नीलामी में बेच दिया। ये सोचकर मोस्ले का दिल टूट जाता है। वह मानने लगता है कि अपराइट्स कभी असली नहीं थे, क्योंकि अगर होते तो हमें बचाने आते। इसलिए मोस्ले रू को बताता है कि अपराइट्स असली नहीं है और गुफा के चित्र सिर्फ झूठी उम्मीद देने के लिए थे। रू अपने पिता पर विश्वास करता है और वे साथ घर लौटते हैं। उस रात रू सो जाता है। बेरा मोस्ले के पास आती है और कहती है कि उसे गुफा में और गहराई तक जाना चाहिए था, क्योंकि गुफा अपराइट्स तक ले जा सकती थी। लेकिन मोस्ले मानने से इनकार करता है। वह कहता है कि यह सिर्फ परी कथा है। अचानक बाहर बीमस्ले की आवाज सुनाई देती है। वह साइमन को रू बेचने के लिए मनाता है। साइमन रू को अगले बछड़े के जन्म के बाद ले जाने की शर्त पर जमीन के बदले राजी हो जाता है। ये सुनकर मोस्ले और बेरा डर जाते हैं। बेरा मोस्ले से कहती है कि अब कोई चारा नहीं, उसे अपराइट्स ढूंढ कर लाने होंगे, क्योंकि सिर्फ वे उनका परिवार बचा सकते हैं। मोस्ले मना करता है, कहता है कि सुबह साइमन से बात करेगा। अगली सुबह साइमन अपनी नई जमीन पर हल चलाने की कोशिश करता है, लेकिन मिट्टी पूरी तरह बर्बाद है। साइमन सोचता है कि मोस्ले नाटक कर रहा है, इसलिए वह उसे क्रूरता से कोड़े मारता है। दर्द के बावजूद मोस्ले पूरी ताकत से हल खींचता है जब तक हल टूट नहीं जाता और वह जमीन पर गिर नहीं पड़ता। तभी साइमन को समझ आता है कि जमीन बेकार है। गुस्से में वह बीमस्ले पर बरस पड़ता है, लेकिन मोस्ले की हद हो चुकी है। उसे एहसास होता है कि कितनी भी वफादारी दिखाओ, इंसान हमेशा दबाएंगे। उस पल मोस्ले फैसला करता है, वह अपराइट्स ढूंढेगा और अपने परिवार को इंसानों के नियंत्रण से आजाद कराएगा। रू अपने पिता के पास आता है। मोस्ले उसे कहता है, मैं अपराइट्स ढूंढने
ढूंढने जा रहा हूँ, जब तक लौटूं तुम अपनी माँ की देखभाल पिता की तरह करो। रू राजी हो जाता है। मोस्ले पूरी रफ्तार से गुफा की ओर दौड़ता है। साइमन और बीम्सले उसका पीछा करते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते। मोस्ले एक चट्टान के नीचे छिप जाता है। गुस्से में साइमन बेरा के पास जाता है और पूछता है कि मोस्ले कहाँ गया। जब वह बताने से मना करती है, साइमन फाटक बंद कर देता है। बेरा और रू को खेत में कैद कर देता है। बीम्सले साइमन से कहता है कि वह कीमत लेकर मोस्ले को वापस ला सकता है। साइमन उसे नजरअंदाज कर चला जाता है। स्कैंक बीम्सले से कहता है कि चलने का समय है। बीम्सले राजी होता है लेकिन कहता है कि कल लौटेंगे, इस बार वारफील्ड के साथ, जो थोरीफेंट पकड़ने में माहिर शिकारी है। वे वारफील्ड के गांव पहुंचते हैं। गांव वाले बीम्सले पर नकली दवा बेचने के लिए गुस्सा हैं, लेकिन वह नजरअंदाज कर बार में वारफील्ड से मिलने चला जाता है। बाहर एक थोरीफेंट बंधा हुआ है जिसे वारफील्ड ने हाल ही में पकड़ा है। वह डरा हुआ है। टर्पिन उसके पास जाता है और थोरीफेंट उत्तर की ओर एक रहस्य फुसफुसाता है। जंगल के गहराई में एक गड्ढा है, उसके अंदर गुफाएं हैं जिनमें अपराइट्स के चित्र हैं। थोरीफेंट उन गुफाओं में और गहरा गया, लेकिन यह वारफील्ड का जाल था। अब हम मोस्ले को अपराइट्स की गुफाओं में और गहरा जाते देखते हैं, लेकिन अचानक वह वारफील्ड के बनाए गहरे गड्ढे में गिर जाता है। मोस्ले बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा है। चारों ओर देखता है तो कटे हुए थोरीफेंट के दांत और टूटे हथियार बिखरे हैं। उसके दिल में डर भर जाता है। अगले दिन वारफील्ड बीम्सले के साथ साइमन के खेत पर आता है। साइमन शिकारी से कहता है, $350 दूंगा अगर मोस्ले को वापस लाओ। वारफील्ड मान जाता है और जंगल में चला जाता है। ये देख रू उसके पीछे दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टर्पिन उसे रोकता है और कहता है, मैं नहीं जानता वह तुम्हारे पिता के साथ क्या करेगा, लेकिन तुम यहाँ रहो। तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है और बछड़ा जल्द पैदा होने वाला है। रू समझ जाता है और रह जाता है। इसी बीच बीम्सले अपने साथियों स्कैंक और ओली से कहता है कि वारफील्ड ने पूरे जंगल में थोरीफेंट पकड़ने के जाल छिपाए हैं। स्कैंक को आइडिया पसंद आता है और वह चुपके से वारफील्ड का पीछा करने लगता है। गड्ढे में मोस्ले बाहर निकलने की कोशिश जारी रखता है, लेकिन दीवारें बहुत ऊंची हैं। तभी वारफील्ड आता है। वह मोस्ले से कहता है कि उसे साइमन के पास वापस ले जाएगा, लेकिन पहले उसके दांत काटेगा। मोस्ले डर जाता है। ठीक उसी समय स्कैंक और ओली आते हैं। वे समझ जाते हैं कि गुफा के चित्र प्राचीन नहीं थे, वारफील्ड ने उन्हें लालच के लिए बनाए थे। अपना रहस्य खुलता देख वारफील्ड स्कैंक और ओली को भी गड्ढे में फेंक देता है, लेकिन इससे मोस्ले को मौका मिल जाता है। ओली की मदद से मोस्ले बाहर निकलता है और भागता है। मोस्ले झरने के किनारे पहुंचता है, चट्टानों पर कूदता हुआ भागता है। वारफील्ड तीर चलाता है। ठीक समय पर एक जुगनू शिकारी को विचलित करता है और मोस्ले की जान बच जाती है। मोस्ले चट्टान की ओर कूदता है लेकिन गिर पड़ता है। वारफील्ड मान लेता है कि मोस्ले मर गया और लाश देखने नीचे उतरता है, लेकिन मोस्ले गायब है। जब मोस्ले की आंखें खुलती हैं, वह झरने के पीछे होता है। गिरावट उसे एक छिपी जगह पर ले आई है। चारों ओर देखता है तो 3 थोरीफेंट सीधे खड़े चलते दिखते हैं। उनके नाम वॉर्नी, डीवर और गेलिंग हैं। उस पल मोस्ले को सच समझ आता है, अपराइट्स असली हैं। गेलिंग बहुत बूढ़ा है। उसकी यादें समय के साथ फीकी पड़ गई हैं। वह बच्चे जैसा व्यवहार करता है, अतीत और वर्तमान के बीच खोया हुआ। जब वॉर्नी और डीवर मोस्ले को पहली बार देखते हैं तो उसे दुश्मन समझते हैं। मोस्ले जल्दी समझाता है कि वह थोरीफेंट है। वॉर्नी हैरान होकर पूछता है, तुम कपड़े क्यों नहीं पहने और झुककर क्यों चलते हो? लेकिन डीवर मोस्ले के 4 पैर देखकर समझ जाता है कि वह दूसरे थोरीफेंट परिवार का है। वॉर्नी और डीवर मोस्ले के साथ बैठकर बात करते हैं। मोस्ले उनसे गेलिंग के बारे में पूछता है। वॉर्नी बताता है कि गेलिंग अब बहुत बूढ़ा है और याददाश्त कमजोर हो गई है। फिर भी गेलिंग अपने पुराने दोस्तों को याद करता है जिन्हें गुफा के चित्रों में दिखाया गया है। बहुत पहले अपराइट्स इंसानों की क्रूरता से बचने उत्तर चले गए थे। गेलिंग उनमें से एक था। उसने जुगनुओं से विशेष संबंध की वजह से उन्हें इस छिपी जगह तक पहुंचाया। वे जुगनू ही थे जिन्होंने उन्हें यहाँ खींचा। ये सुनकर मोस्ले खुश होता है। वह बताता है कि जुगनुओं ने उसे भी यहाँ तक पहुंचाया। डीवर कहता है कि उन्हें लगता था कि दूसरा थोरीफेंट परिवार इंसानों से मिट चुका है। मोस्ले सच बताता है, वे मारे नहीं गए। जब उनके पूर्वज चले गए, उसका परिवार रह गया और इंसानों के लिए काम करने पर मजबूर हुआ। धीरे धीरे वे आज जैसे बन गए। मोस्ले कहता है कि भविष्यवाणी आखिर सच हो जाएगी। अपराइट्स उन्हें बचाएंगे। इसके लिए उन्हें किनेसरत जाना होगा और सेना लानी होगी। वॉर्नी मदद करने को राजी होता है। तीनों मिलकर किनेसरत की यात्रा शुरू करते हैं। मोस्ले जीवन में पहली बार उम्मीद महसूस करता है। यात्रा के दौरान डीवर उंगलियों के महत्व के बारे में बताता है, कैसे वे अपराइट्स को बनाने, सृजन करने और जीवित रहने में मदद करती हैं। वह मजाक करता है कि सभी उंगलियों में अंगूठा राजा है। जब डीवर मोस्ले की पीठ खुजाता है, गेलिंग मोस्ले से लगाव महसूस करता है। उसके बाद गेलिंग मोस्ले का सहारा लेकर आगे चलता है। इसी बीच वारफील्ड चट्टानों पर मोस्ले की तलाश करता है। वह झरने के पीछे का छिपा रास्ता खोज लेता है और पीछा जारी रखता है। मोस्ले और उसके साथी लंबी यात्रा जारी रखते हैं। किनेसरत अभी दूर है। रात तक वे एक भूतिया दरार के किनारे पहुंचते हैं। दूसरी ओर किनेसरत है। वॉर्नी मोस्ले को चेतावनी देता है कि दरार श्रापित है। किंवदंतियां कहती हैं कि दुनिया यहीं से शुरू हुई। दरार के गहराई में एक पवित्र पेड़ है जिसकी रक्षा एक शक्तिशाली आत्मा करती है। दरार में गया कोई लौट कर नहीं आया। मोस्ले एक सुरंग देखता है जो दरार से होकर जाती है और सुझाता है कि इससे शहर जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे सुरंग में जाते हैं, भूतिया जंगल जीवित हो उठता है। पेड़ गिरकर उन्हें कुचलने की कोशिश करते हैं। मुश्किल से बचकर वे बाहर लौट आते हैं। शांत रात, खतरनाक सच। वे दरार के चारों ओर लंबा रास्ता चुनते हैं और रात विश्राम के लिए रुकते हैं। मोस्ले
मोस्ले उन्हें अपना परिवार बताता है और कितना चाहता है कि उन्हें बचाए। वह याद दिलाता है कि जल्दी किनेसरत पहुंचना है और सेना लानी है। जल्दी ही वे सो जाते हैं। बाद में रात में मोस्ले जागता है और देखता है कि गेलिंग जुगनुओं का पीछा कर अंधेरे में जा रहा है। वह वॉर्नी और डीवर को जगाता है। साथ में वे गेलिंग का पीछा करते हैं एक चट्टान तक। गेलिंग ने कुछ महसूस किया है। वारफील्ड करीब है। पल भर में शिकारी प्रकट होता है। वॉर्नी और डीवर उसे विचलित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेलिंग मोस्ले से कहता है कि जुगनुओं पर भरोसा करो क्योंकि सिर्फ वे अब बचा सकते हैं। मोस्ले विश्वास की छलांग लगाता है और चट्टान से कूद जाता है। जुगनू उसे हवा में उठा लेते हैं। यह देख वॉर्नी भी कूदता है। जुगनू उन्हें दूर ले जाते हैं, शिकारी की पहुंच से बाहर। यह देख वॉर्नी और डीवर को अंत में विश्वास होता है कि जुगनुओं में सच में जादुई शक्ति है। वॉरफील्ड अभी भी पीछा कर रहा है, इसलिए वे रुक नहीं सकते और आगे बढ़ते हैं। साइमन के खेत पर वापस टर्पिन रू को काम सिखा रहा है। वह धीरे से बताता है कि जल्दी एक भाई या बहन इस दुनिया में आएगा और जो भी हो। टर्पिन वादा करता है कि रू के साथ रहेगा, लेकिन अचानक एक आदमी बीम्सले के लिए खबर लेकर आता है। कोई उसका पुराना थॉरीफेंट खरीदना चाहता है। बीम्सले खुश हो जाता है। वह टर्पिन को साथ आने का आदेश देता है। रू दुखी हो जाता है। वह टर्पिन से कहता है, तुमने कहा था कि हमारे साथ रहोगे। टर्पिन उसके पास घुटने टेकता है और कहता है, मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन तुम अपनी माँ की देखभाल करो जब तक तुम्हारा पिता लौटे। इसके साथ बीम्सले टर्पिन को ले जाता है। जाते समय बीम्सले साइमन को याद दिलाता है कि सौदे के अनुसार वह जल्द रू लेने आएगा। इसी बीच मोस्ले और उसके साथी आखिरकार किनेसरत पहुंचते हैं। मोस्ले खुशी से अभिभूत हो जाता है। शहर उसकी कल्पना से कहीं सुंदर है, लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसते हैं, वॉर्नी मोस्ले को सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन मोस्ले उत्साह में आगे दौड़ जाता है। सुन नहीं पाता। शहर में मोस्ले आश्चर्यचकित होता है थॉरीफेंट को घरों में रहते आजाद घूमते देखकर, लेकिन फिर उसे भयानक सच समझ आता है। कोई सेना नहीं है, सभी थॉरीफेंट बूढ़े हैं। वॉर्नी माफी मांगता है और मानता है कि उन्होंने सेना के बारे में झूठ बोला था। मोस्ले पूछता है क्यों। वॉर्नी बताता है कि लगभग 100 साल से किनेसरत में कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ। उनकी प्रजाति धीरे धीरे मिट रही है। वे खुद के लिए दुखी नहीं, लेकिन इस बात से कि इंसानों ने उन्हें कमजोर समझा, और इससे भी बदतर मोस्ले और उसके लोग खुद को वैसा ही मानने लगे। इसी तरह इंसानों ने उन्हें काम के जानवर बना दिया। लेकिन अब वॉर्नी कहता है कि वे साथ खड़े होंगे और मोस्ले के परिवार को बचाएंगे। मोस्ले की सारी उम्मीद खत्म हो जाती है। वह कहता है कि वह परिवार के पास वापस जा रहा है क्योंकि उसे विश्वास नहीं कि वे इंसानों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। वॉर्नी उसे रानी से बात करने को कहता है। मोस्ले राजी हो जाता है। उस रात महल में सभा बुलाई जाती है। मोस्ले देखता है कि महल ठीक भूतिया दरार के पास है। वॉर्नी बताता है कि शहर उनके पूर्वजों ने बनाया था, लेकिन जब एक अंधेरा टुकड़ा गिरा, दरार श्रापित हो गई और फल देने वाले पेड़ गायब हो गए। रानी मोस्ले से कहती है कि उन्हें कभी पता नहीं था कि उनकी एक शाखा इंसानों के अत्याचार झेल रही है। अगर पता होता तो वे बहुत पहले बचाने आ जाते, लेकिन देर नहीं हुई है। वह घोषणा करती है कि वे मोस्ले के साथ खड़े होंगे। थॉरीफेंट अपने हाथों से बने हथियार दिखाते हैं, उसके परिवार के लिए लड़ने को तैयार। अचानक संतरी दौड़ते हुए आते हैं खबर लेकर, शिकारी आ गया है। सभी फाटक पर इकट्ठा होते हैं। थॉरीफेंट मोस्ले की रक्षा के लिए वारफील्ड पर हमला करते हैं, लेकिन वे बहुत बूढ़े हैं। उनके वार उसे मुश्किल से धीमा करते हैं। वारफील्ड एक तीर चलाता है और गेलिंग बुरी तरह घायल हो जाता है। भीड़ में डर फैल जाता है। मोस्ले गेलिंग को महल में ले जाता है, लेकिन गेलिंग गुजर जाता है। मोस्ले सदमे में है। गुस्से में वह खुद शिकारी का सामना करने को तैयार होता है, लेकिन डीवर उसे रोकता है और कहता है, हम संभाल लेंगे। मोस्ले मना करता है। वह कहता है कि वे बहुत बूढ़े हैं और वारफील्ड उन्हें मार डालेगा। ये लोग मेरा परिवार हैं, मैं उन्हें मेरे लिए मरने नहीं दूंगा। एक खतरनाक फैसला। अचानक मोस्ले जुगनुओं को देखता है। उसे एक विचार आता है। वह शिकारी को भूतिया दरार में ललचाकर फंसाने का फैसला करता है। डीवर चेताता है, अगर तुम वहाँ गए तो लौट कर नहीं आओगे या मर जाओगे। मोस्ले शांत स्वर में कहता है, मुझे करना होगा। रानी उसे महत्वपूर्ण बात बताती है कि दरार के अंदर एक जीवित पेड़ है। अगर मोस्ले उसे ढूंढकर उसका फल खा ले तो वह खुद अपराइट बन जाएगा। साइमन के खेत पर वापस बेरा प्रसव पीड़ा में है। वह असहनीय दर्द में रू से कहती है कि साइमन को तुरंत बुलाओ। सारा साहस इकट्ठा कर रू साइमन के पास दौड़ता है और जगाता है। पहली बार रू उसका सामना करता है और कहता है, मेरी माँ को तुम्हारी जरूरत है। साइमन हिचकता है, लेकिन आखिर मदद करने जाता है। इसी समय किनेसरत में वारफील्ड शहर के फाटक तोड़ देता है। मोस्ले उसे अंदर गहराई तक ललचाता है। प्राचीन बगीचे में ले जाता है जहाँ ऊंचे पेड़ हैं। मोस्ले फिर जुगनू देखता है और उनका पीछा करता है। तभी वह उसे देखता है, जादुई जीवित पेड़। वारफील्ड तीर चलाता है। मोस्ले बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। उसे एक शक्तिशाली एहसास होता है। वह अब डरता नहीं। वह इस शिकारी का सामना कर सकता है। एक क्रूर लड़ाई शुरू हो जाती है। वारफील्ड मोस्ले को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन मोस्ले पूरी ताकत से जवाब देता है और पेड़ की ओर बढ़ता है। जैसे ही मोस्ले फल तक पहुंचता है, वारफील्ड फिर तीर चलाता है। मोस्ले गिर पड़ता है। जादुई पेड़ गायब हो जाता है। वारफील्ड उसे खत्म करने आगे बढ़ता है। अचानक बगीचे की रक्षक आत्मा प्रकट होती है। रक्षक वारफील्ड पर जबरदस्त वार करता है और उसे भूतिया दरार के गहराई में उड़ा देता है। दरार खुद बंद हो जाती है। वारफील्ड हमेशा के लिए फंस जाता है। रक्षक मोस्ले को ठीक करता है और उसके साथ गायब हो जाता है। किनेसरत में सभी मान लेते हैं कि मोस्ले मर गया, लेकिन फिर रक्षक मोस्ले को वापस लाता है। मोस्ले आखिर समझ जाता है कि रक्षक उसे शुरू से मार्गदर्शन कर रहा था। आत्मा उससे एक साधारण सवाल पूछती है, तुम क्या चाहते हो? मोस्ले बिना हिचक जवाब देता है, मैं अपना
परिवार आजाद करना चाहता हूँ। रक्षक उसे जादुई फल देता है। साइमन के खेत पर बीम्सले रू को नीलामी में ले जाने आता है। बेरा ने अभी एक बेटी को जन्म दिया है जिसका नाम रोजी है। दुखी रू अपनी नवजात बहन से धीरे से कहता है कि माँ की देखभाल करना। बीम्सले रू को ले जाने लगता है। अचानक एक अपराइट प्रकट होता है। वह मोस्ले है। बेरा ऊपर देखती है और समझ जाती है कि यह उसका पति है, लेकिन अब मोस्ले सीधा, मजबूत और आजाद खड़ा है। मोस्ले साइमन से शांत स्वर में कहता है, मैं अपना परिवार घर लेने आया हूँ। साइमन कोड़े से वार करता है। मोस्ले उसे हवा में पकड़ लेता है और आसानी से फेंक देता है। मोस्ले अपने परिवार से मिलता है। वह जादुई फल बेरा, रू और छोटी रोजी को देता है। एक एक कर वे अपराइट बन जाते हैं। पहली बार वे साथ सीधे खड़े होकर मुस्कुराते हैं। आजाद। हाथ में हाथ डाले वे किनेसरत की ओर यात्रा शुरू करते हैं, नई जिंदगी की ओर। आजादी। साथ सीधे खड़े होकर मुस्कुराते हैं। आजाद। हाथ में हाथ डाले वे किनेसरत की ओर यात्रा शुरू करते हैं, नई जिंदगी की ओर, आजादी की ओर।